नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that you all will be fine. Students, I am your physics teacher, Professor Muhammad Imran Suhrawardi, and today we are over here to have a lecture about unit number 3 that regards uniform circular motion, all the angular quantities, centripetal force, etc. according to the National MDCAT syllabus. So students, let's move to the whiteboard for have a very thorough lecture. Let's start, students. This unit 3, it actually comprises of all the angular quantities, like you know that angular displacement, angular velocity, angular acceleration, centripetal force, centripetal acceleration. Then we will talk about all the linear quantities which will be having some relation, you know, that with these angular quantities. Then we will move forward to the centripetal force, obviously the factors affecting centripetal force and the different kinds of questions that could come over there. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are about to have a lecture about unit number 3. The first topic is angular displacement. Angular displacement ये वही फेमस टॉपिक है जो अगर देखा जाए तो मेजरमेंट में हमने फर्स्ट चैप्टर में अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ा था. हमने फर्स्ट चैप्टर में मेजरमेंट में आपको याद होगा हमने काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा था जो दो तरह की होती हैं. जी हाँ, दे आर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. अब यहाँ पर प्लेन एंगल की हम लोग बात करेंगे. सॉलिड एंगल नेशनल एमडीकैट में हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है. डिफाइन कर लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल. सो दिस इज द की वर्ड कि ये वो एंगल है जो कि सर्कल में बनता है और सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर होती है बिटवीन 2 रेडियाई. इसको आम जुबान में प्लेन एंगल का नाम भी दिया जाता है. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक डायग्राम ड्रॉ की है. इस सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, सपोज करता हूं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब वो ट्रांसलेट होता है तो आप देख सकते हैं इट traverses an arc length which is represented by letter S. और तभी इन दो रेडियाई के दरमियान एक एंगल सबटेंड करता है. इस एंगल को कहा जाए तो इस एंगल को प्लेन एंगल का नाम दिया जाता है और हम उर्फ आम में इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम भी देते हैं. स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं. प्लेन एंगल इज मेड इनसाइड अ सर्कल. ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच कैन कम इन द फॉर्म ऑफ MCQs इन योर नेशनल MDCAT पेपर. The second one is that it is a 2-dimensional angle. So all of these are what? These are basically the points which can come in the paper in the form of different MCQs. So I'm not just pointing the points. Basically, I'm actually presenting different kinds of MCQs. Students, then the third one is what? The third one is basically the angular counterpart of arc length in the rotational motion. हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हर लीनियर या ट्रांसलेशनल जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका एक काउंटर पार्ट जरूर मौजूद होता है एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में. तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट को लेटर एस से रिप्रेजेंट किया जाता है. आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर 2AS. एस यहाँ पर बेसिकली कहा जाए तो डिस्प्लेसमेंट को ट्रांसलेशनल या लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस कर रहा होता है. सिमिलरली अगर मैं बात करूं एंगुलर मोशन की या रोटेशनल मोशन की तो इसका काउंटर पार्ट जो होगा एस का वो क्या होगा? वो दैट इज आवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इट कैन आल्सो कम इन द पेपर कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एस का काउंटर पार्ट जो होता है रोटेशनल मोशन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है. यू मस्ट रिमेंबर इट. दिस इज द अनदर MCQs व्हिच मे कम इन द पेपर. नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस वन. इसे कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है? बहुत ही फेमस फॉर्मूला, आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपके लिए एक सर्कल ड्रॉ किया. अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट O से पॉइंट A तक ट्रांसलेट होता है और वो आर्क लेंथ बनाता है S1 तो एंगल θ1 बनाता है. अगर वो आर्क लेंथ बड़ी बनाएगा तब जब एंगल θ2 आप देख सकते हैं दैट इज θ2 इज ग्रेटर देन θ1 विच सिंपली इंप्लाइज दैट आर्क लेंथ सेकेंड S2 इज ग्रेटर देन S1. तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं दिस आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब आप सब अच्छी तरह से जानते हैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम खत्म करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट भी होता है जिसे हम
रेडियस का नाम देते हैं। एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो फिर थीटा आपके पास, थीटा का जो फॉर्मूला आएगा वो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस हो जाएगा। तो बहुत फेमस, आपको मालूम है कि इसके जो यूनिट्स होते हैं, ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स में हमारे पास रेडियन जो है, रेडियन की डेफिनेशन भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर ऐसा हो कि हमारे पास रेडियस जो है, आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ वो एग्जैक्टली रेडियस के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, नीचे भी आर, आर आर से कैंसिल आउट, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 रेडियन। रेडियन की डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगी। अब इसको 3 डिफरेंट यूनिट्स में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, रेडियन में भी। यू कैन कैलकुलेट इट इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज एंड यू कैन कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन। और फिर क्या होता है, इनके आपस में कहा जाए डिफरेंट रिलेशन होते हैं जहां से मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं। 1 radian, you know that it is provided in our textbook, it is given as 57.3 degree। ये बात तो आप सबको फिंगर टिप्स पे होती है और जो ही ये पेपर में आएगी तो आप कर लेंगे, लेकिन बात क्या होता है, वो आपसे 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं ये पूछ रहा होता है। फिर कैसे कैलकुलेट होगा, हाउ मेनी रेडियंस, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डेवलप किया, आर देयर इन 1 डिग्री के, 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो ये 57.3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 by 57.3 दैट comprises, that is equal to, आप इसको 1 by अल्फा भी लिख सकते हैं, 1/57.3 रेडियन भी राइट डाउन कर सकते हैं। अब होता क्या है कि बच्चे, आपको पता है एंटी टेस्ट हमारे पास सबर का इम्तहान भी लेता है। अक्सर ये होता है कि पेपर में, एंटी टेस्ट के पेपर में बच्चे जल्दी में होते हैं, प्रेशर होता है, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे होते, तो उन्हें पहली ऑप्शन अगर सही लगती है तो आगे वाले क्वेश्चन को वो जल्दी से कर पाए, वो इसको जल्दी से कर जाते हैं एंड दे विल गो फॉर दिस वन। लेकिन गौर से देखिए, 1/57.3 को अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास क्या आता है, 0.0174 रेडियन। इसका मतलब चार्ली वाज आल्सो करेक्ट, दैट वाज द रीजन। आंसर क्या था, डेल्टा। तो जब भी आपको किसी एमसीक्यूज में डेल्टा ऑप्शन में बोथ का कोई वर्ड आपको नजर आ गया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप हमेशा सारी ऑप्शंस को जरूर रीड करेंगे। तो आई होप आपने इसको क्लियर कर लिया होगा, और अगर ये पेपर में इंशाल्लाह यही वैल्यू मैक्सिमम रिपीट हो सकती है तो आप इसको कर लेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, 1 रेवोल्यूशन की अगर बात की जाए तो 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज होती हैं और 360 डिग्रीज में 2 पाई रेडियंस होते हैं। यानी कंप्लीट रोटेशन की बात की जाए तो कंप्लीट रोटेशन में 1 रेवोल्यूशन होगा, और डिग्रीज कितने होंगे आप सब जानते हैं, 360 डिग्री, और रेडियन कितने होंगे, दे आर इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जहां से आप इनका आपस में जैसे भी चाहें रिलेशन कोई सी 2 फिजिकल क्वांटिटीज का डेवलप कर सकते हैं, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस आर देयर इन 1 रेडियन, के एक रेडियन में कितनी रेवोल्यूशन होती हैं। तो आप जानते हैं कि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑब्वियसली I will solve it in this way। हम जानते हैं 1 revolution is equal to 2 pi radians। तो 1 रेडियन में कितनी रेवोल्यूशन होगी, ये 2 पाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई रेवोल्यूशन दे आर प्रेजेंट इन 1 रेडियन। कौन सी ऑप्शन में है आप देख सकते हैं, इट इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे कोई बोथ वगैरह नहीं दिया हुआ तो आप बेस्ट ऑप्शन की जाएंगे, दैट इज बीटा। सो इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो दिस वे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने इसकी बड़ी अच्छी प्रिपरेशन करनी है। इंशाल्लाह मैं भी एमसीक्यूज के थ्रू और सारे बेसिक्स में बड़ी डेप्थ में जाके आपसे ये सारी चीजें इंशाल्लाह शेयर कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। तो आइए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक करने के लिए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ सर्च करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए स्केलर एज वेल एज अ वेक्टर। बड़ी डिफरेंस स्टेटमेंट है कि हमें 4 क्वांटिटीज दी गई हैं, फोर्स, वर्क, वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसके बारे में अगर बात की जाए तो हम उसे स्केलर, वो स्केलर भी हो सकती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, एंड इट कैन बी अ वेक्टर क्वांटिटी एज वेल अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाऊंगा। हमारी टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखी हुई है, लाइन क्या है वो लाइन, ये फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, कि एंगल की वैल्यू जो स्मॉल होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर किया जाता है, इज कंसीडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये लाइन आपको याद आ गई होगी। एफएससी में इस लाइन का हकीकी मतलब हमें
सही तरह बताया नहीं जाता। और क्योंकि हमारा कंसर्न आपको पता है एफएससी में हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके चीज़ों को नहीं देखते, जो कैंडिडेट्स में हमारे लिए बहुत बात बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि बुनियादी तौर पर वहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या था। अब होता क्या, बाज़ का ऐसा होता है कि हमें एक मिसकंसेप्शन सिखा दी जाती है और हम उसी को साथ लेके चल रहे हो। पहले मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि सही नहीं है, जो यहाँ पे हमें सिखाया जाता है, और फिर मैं सही कॉन्सेप्ट की तरफ जाऊँगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन, और फिर हमें इस बात का पता चलेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली इसका जवाब क्यों है। तो याद रखिएगा इसका जवाब क्या होगा। डेल्टा भी मैंने समझाया नहीं क्यों, लेकिन पहले बता देता हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारी टेक्स्ट बुक के हवाले से लिखा हुआ एक लाइन, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्मॉल वैल्यूज के लिए अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर लिया जाता है तो ग्रेटर वैल्यूज के लिए क्या लिया जाता है, ये स्केलर लिया जाता है। तो ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस आप कह सकते हैं इट कैन बी रिगार्डेड एज स्केलर और इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके पीछे क्या राज है आइए देखते हैं। सो ये मैंने आप लोगों के लिए एक सर्कल ड्रॉ किए। अब होता ये जो हमें सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर यानी इस लाइन की हमें एक्सप्लेनेशन जो एफएससी में दी जाती है वो क्या होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे सर्कुलर पाथ में मूव करे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसलेट होता है और एंगल वो बहुत छोटा बनाता है। आप देख सकते हैं कि वो ज्यादा मूव नहीं किया, छोटा सा एंगल बना, तो फिर ये जो हमारे पास आर्क लेंथ होती है आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट क्वांटिटी है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन, क्योंकि ये स्ट्रेट डायरेक्शन में होती है तो अल्टीमेटली फिर ये इसे एक डायरेक्शन मिल जाती है, और डायरेक्शन मिल जाती है तो फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो तो हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं, और जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं उन तमाम की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालते हैं, और दे ऑल हैव द सेम डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उनकी डायरेक्शन तो इस तरफ होती नहीं है अलोंग द टेंजेंट, एंगुलर जो क्वांटिटीज होती है उनकी डायरेक्शन तो अलोंग द टेंजेंट होती नहीं है। तो पता ये चला कि चाहे मैं एंगल स्मॉल बना लूं या मैं एंगल बड़ा बना लूं, तो यहां पे डायरेक्शन जब भी मैं कैलकुलेट करूं, जब भी मैं सॉर्ट आउट करूंगा तो मैं राइट हैंड रूल यूज करूंगा। राइट हैंड रूल क्या कहता है, द कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन द इरेक्टेड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकती है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो सकती है। तो पता ये चला कि यहां पर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो सकती है। ऑब्वियसली कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगी तो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन ही, मगर वो ओमेगा के ऑपोजिट भी हो सकती है। कब, अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो फिर ऑब्वियसली साफ सी बात है वो उसको अपोज कर रही होगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन इन तमाम की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो इट इज ओनली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनका इस टेंजेंट की डायरेक्शन से कोई कंसर्न नहीं है मेरे स्टूडेंट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप दैट यू पीपल विल रिमेंबर दिस वन। अब हकीकत की तरफ चलते हैं कि आखिर क्या राज है इसके पीछे, तो गौर से देखिएगा। फॉर ऑल एंगुलर क्वांटिटीज वी यूज राइट हैंड रूल टू फाइंड देयर डायरेक्शन। इट मींस ऑल द वेक्टर एंगुलर क्वांटिटीज द डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बात तो आपको क्लियर हो गई है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें वेक्टर्स के बारे में पता नहीं है, वेक्टर्स के बारे में हम ये बात जानते हैं कि वेक्टर उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। वेक्टर क्या होता है सुनिए, अ वेक्टर इज वन who must have magnitude, a particular direction and also satisfy the law of vector addition. Law of vector addition को जब तक वो फिजिकल क्वांटिटी सेटिस्फाई नहीं कर लेगी तब तक दुनिया में कोई भी उसको ये बात अनाउंस नहीं करेगा, डिक्लेयर नहीं करेगा दैट फिजिकल क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो दो चीजें तो आपको मालूम थी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, तीसरी चीज आप ऐड कर लें दैट इट मस्ट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो क्या होता है कि अगर आप वेक्टर ए में बी को ऐड कर रहे हैं तो अगर आप सीक्वेंस चेंज कर लें, पहले ए में बी को ऐड किया, अब अगर बी में ए को ऐड करेंगे तब भी जवाब क्या आएगा, सेम ही अगर आ जाए तो याद रखिएगा हम कहते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई करती है, तब आप उस फिजिकल क्वांटिटी को 100% वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
के साथ क्या प्रॉब्लम है कि स्मॉल एंगल्स के लिए तो आप इसको कहते हैं कि वो वेक्टर है और बड़े एंगल्स के लिए वो स्केलर है। बुनियादी वजह भी यही है, सुनिएगा। फॉर एंगल्स लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री, अगर एंगल 10 डिग्री या उससे कम हो तो याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सम θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू θ2 प्लस θ1 है। यानी आप इनका सीक्वेंस भी चेंज कर लें, फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब फॉर स्मॉल एंगल्स लाइक 10 डिग्री और लेस देन 10 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और अगर एंगल 10 से ग्रेटर हो जाए तो देखा गया है कि इसको ओबे नहीं करता। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है, अब इसको एंड यू मस्ट नॉट फॉरगेट इट, इट मे कम इन योर पेपर एज वेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आप सारी की सारी एंगुलर क्वांटिटीज की तरफ वन आफ्टर द अदर जाऊंगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद जो एंगुलर क्वांटिटी आती है वो ऑब्वियसली कौन सी होती है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। यूनिट्स क्या होंगे, रेडियन पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि आप सब जानते हैं जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है वेलोसिटी हमेशा उसी डायरेक्शन में कंसिडर की जाती है। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखी जाए तो वो अगर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो फिर एंगुलर वेलोसिटी भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होगी। जी स्टूडेंट्स, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, सपोज एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक ऐसा फॉर्मूला जो हम सबको फिंगर टिप्स पे वो अक्सर पेपर में आ जाता है और हम ये मिस्टेक कर जाते हैं। V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये जो फॉर्मूला है ये विक्टोरियल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ये मैग्नीट्यूड है। V इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ पे वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, आर रेडियस और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी की आप मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, स्पीड ऑफ द वेलोसिटी अलोंग सर्कुलर पाथ भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो V इक्वल टू आर ओमेगा के हवाले से क्या क्वेश्चन आ सकता है, इंशाल्लाह आज आप मेरे लेक्चर में इसको बड़ी डेप्थ में देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी अगर वो क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपकी बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो। ठीक स्टूडेंट्स, इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। जैसे हमने A इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा टी पढ़ा था, इसी तरह अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। यूनिट्स क्या होंगे, उसके यूनिट से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके यूनिट क्या होंगे, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो बड़ा आसान है, अगर आपको लीनियर क्वांटिटीज के बारे में पता तो एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में जानना बहुत आसान होता है। स्टूडेंट्स, डायरेक्शन इसकी क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब टॉर्क का टॉपिक दरअसल एमडी-कैट के हमारे सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो हमारे सिलेबस में तो शामिल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट, जैसे फोर्स के बगैर एक्सेलरेशन का वजूद नहीं होता, फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। इसी तरह से टॉर्क किसको प्रोड्यूस करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो आपको कम से कम ये जरूर पता होना चाहिए कि यहां पर फोर्स का काउंटर पार्ट क्या है, टॉर्क, और टॉर्क ने किसको प्रोड्यूस करना है, जी हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma को मैं ट्रांसफॉर्म इंशाल्लाह आप लोगों के सामने करने दे रहा हूं। फोर्स की जगह टॉर्क आ गया। आप सब जानते हैं मैस का काउंटर पार्ट एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हालांकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी जस्ट इसका आपको पता होना चाहिए। और ए की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इसका मतलब कहीं पर अगर एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन बनता तो हमें उससे जो बाकी क्वांटिटीज उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता जरूर होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला, तो मुझे एक बात बताइए कि एंगुलर एक्सेलरेशन कब होती है, जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है। अब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब यहां पर चेंज क्या आ सकता है, एंगुलर वेलोसिटी या तो इंक्रीज कर सकती है, अगर इंक्रीज कर रही होगी तो फिर क्या होगा, अगर इंक्रीज कर रही होगी तो फिर ओमेगा भी अगर अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन अपवर्ड है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसी के अलोंग होगी और टॉर्क भी इसी के अलोंग होगा। और अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो नेगेटिव
एंगुलर एक्सेलरेशन होगी तब, ओमेगा अगर अपवर्ड है तो फिर आप अल्फा को डाउनवर्ड लेंगे और टॉक को भी डाउनवर्ड लेंगे। छोटा सा पॉइंट मैंने आपको डायरेक्शन के हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपके डायरेक्शन के बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तब सेम होती है अगर एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड बढ़ रही हो मैग्नीट्यूड में, और अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो हमेशा इन दोनों का एंगल जो बनेगा 180 डिग्री होगा, देयर विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन रहेंगे फिर भी क्या, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन आप देख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस है, तो एक अपवर्ड हो गया एक डाउनवर्ड हो गया, ठीक है, लेकिन रहा भी क्या, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं व्हिच कैन कम इन योर नेशनल एमडी कार्ड पेपर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एमसीक्यूज। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए यहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन राइट डाउन की है। जी हाँ, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वीएफ इज इक्वल टू वी प्लस एटी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब आपके दिल में एक क्वेश्चन आएगा कि सर इमरान सोरवर्दी ने यहां पर हमें एंगुलर क्वांटिटीज को, चूंकि हमारे नेशनल एमडी कैट में एंगुलर क्वांटिटीज को पढ़ना था, तो सर ये लीनियर क्वांटिटीज क्यों राइट डाउन की, क्योंकि हमें लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज का जो रिलेशनशिप है दैट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट नंबर 3। सर्कुलर मोशन का जितना हिस्सा इस साल नेशनल एमडी कैट में हमारे सिलेबस का हिस्सा बना है उसके अंदर हमें लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज का रिलेशन पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको इन इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करना पड़ जाए एंगुलर फॉर्म में तो फिर कैसे होगा, तो गौर से सुनिएगा, v की जगह ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा एफ आ गया इज इक्वल टू ऐसे रहेगा, वी आई की जगह ओमेगा आई प्लस ए की जगह अल्फा। टाइम चूंकि इंडिपेंडेंट होता है, टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द मोशन इज लीनियर और एंगुलर। स्टूडेंट सिमिलरली बाय वन गेट वन फ्री, एस की जगह क्या आएगा, मैं बता चुका हूं, एस डिस्प्लेसमेंट का, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का काउंटर पार्ट क्या होता है एंगुलर में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एस की जगह आपके पास थीटा आ गया इज इक्वल टू ऐसे रहेगा, वी की जगह ओमेगा आई टी एस रहेगा प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो इस तरह से हम आसानी से 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 2 अल्फा टी इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको पता होना चाहिए दैट इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला ए इज इक्वल टू आर अल्फा तमाम स्टूडेंट्स को फिंगर टिप्स पे होता है। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर दोबारा यहां पे वही रिपीट करूंगा तो मैंने आप लोगों के लिए v इक्वल टू आर ओमेगा के हवाले से बोला कि ये फॉर्मूला हमारे पास कहा जाए तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टोरियल फॉर्म में लिखा नहीं हुआ। इसी तरह से यहां पर दो बड़े अहम पॉइंट्स है जो हमें पता होना चाहिए। पहली बात, ये कौन सी एक्सेलरेशन है, हमारे पास सर्कुलर पाथ पर जो एक्सेलरेशन होती है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, हर बच्चे को एक ही जेन में आता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, तो बच्चे ये समझते हैं ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। तो हम देखेंगे क्या ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है भी या नहीं। मैं अभी फौरन नहीं बता रहा क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि चीजों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन इस तरह से करूं कि आपको वो होती भी नजर आए और फिर आपको वो सारी जिंदगी के लिए याद हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है या नहीं। एक और एक्सेलरेशन होती है जिसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का नाम भी देते हैं, हो सकता है ये वो, लेट्स सी, लेकिन ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये भी हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, अभी हमने वेक्टोरियल फॉर्म राइट डाउन नहीं की। स्टूडेंट्स, अब इसको और ज्यादा अच्छी डेप्थ में देखने के लिए आइए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ स्विच करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि हमारे पास जो सर्कुलर पाथ होता है सर्कुलर मोशन में, वहां पर एक्सेलरेशन कितनी टाइप्स की होती हैं, वेलोसिटीज के क्या रिलेशंस होते हैं और वेलोसिटी कैसे कैसे वेरी कर सकती है। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस दैट आई हैव ड्रॉन अ सर्कल ओवर हियर। सपोज करता हूं मेरे पास इस जगह एक ऑब्जेक्ट था जो पॉइंट ए पर था और इस पर जो फोर्स लग रही थी इट वाज सेंटीपिटल फोर्स। अगर सिर्फ सेंटीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है तो सेंटीपिटल फोर्स के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सेंटीपिटल फोर्स की अगर बात की जाए तो उसका फॉर्मूला तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, या इसको एक और फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला इसके एमसीक्यूज के हवाले से बड़ी ही अहमियत के हामिल है। कब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये हम इंशाल्लाह देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आज। लेकिन सेंटीपिटल फोर्स करती क्या है,
जरा गौर से देखिएगा, सेंटीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ होती है, ये परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट लगती है, यानी किसी भी पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी ड्रॉ करेंगे जो कि टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी, तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी का और सेंटीपिटल फोर्स का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री पर जब भी फोर्स लगेगी, दैट फोर्स विल ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसे कंपेल करेगा टू मूव अलोंग अ कर्व्ड पाथ। और यही डेफिनेशन है सेंटीपिटल फोर्स की। सेंटीपिटल फोर्स के बारे में एक बात तो क्लियर होगी कि सेंटीपिटल फोर्स अगर यहां पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरे पॉइंट पर भी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड ही होगी, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करती है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकती। और जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकती, तो इसका मतलब सेंटीपिटल फोर्स की वजह से हमारे पास स्पीड क्या रहेगी, दैट इज कांस्टेंट। और जब स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर स्पीड भी क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी ऑब्जेक्ट एक खास वक्त में हर दफा अपने पूरे सर्कल को रिपीट करेगा। एंगुलर स्पीड जब कांस्टेंट हो जाती है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं उस वक्त एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो चेंज चुके 0 हो गया, एंगुलर स्पीड का एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगी। तो जब सर्कुलर पाथ पर सेंटीपिटल फोर्स कंपेल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, तो याद रखिएगा उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है वो सिर्फ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होती है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। और फोर्स चूंकि टुवर्ड द सेंटर है, तो सेंटीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो भी टुवर्ड द सेंटर ही होगी। सेंटीपिटल फोर्स हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। अब आप कहेंगे सर इसकी डायरेक्शन तो हमेशा टुवर्ड द सेंटर होती है, तो ये अपनी डायरेक्शन को कैसे चेंज करती है। देखिए वेक्टर, अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉ करूं आप लोगों के लिए, तो आई कैन ड्रॉ इट इन दिस वे। ये एक सर्कुलर पाथ मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मैं 4 पॉइंट्स आप लोगों के लिए ड्रॉ करता हूं, 1 2 3 एंड 4। सेंटीपिटल फोर्स लगी, सेंटीपिटल फोर्स इसको कंपेल किया टू मूव लॉन्ग ए सर्कुलर पाथ, ये सेंटर बनता है। यहां पे सेंटीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में है, यहां पे सेंटीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में टुवर्ड द सेंटर, यहां पे सेंटीपिटल फोर्स फिर टुवर्ड द सेंटर ही है, यहां पर भी फोर्स टुवर्ड द सेंटर ही है। मगर ये सारी की सारी सेंटीपिटल फोर्स आपस में पैरेलल नहीं है। जब तक कोई वेक्टर पैरेलल नहीं हो जाता उसकी डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट ऑल द सेंटीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, बट एट एवरी पॉइंट इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। इसका मतलब सेंटीपिटल फोर्स अपनी मैग्नीट्यूड को तो कांस्टेंट रखती है, मगर डायरेक्शन हर लम्हे में चेंज होती है। इसी तरह से यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पर, क्योंकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी अलोंग यू नो दैट टुवर्ड्स द सेंटर ही होती है। तो वो हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करती है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एनडीटी से पूछा जा सकता है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या हर पॉइंट पर सेम रहती है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड की बात की जाए, हाँ वो सेम रहेगी, लेकिन अगर बात की जाए उसकी डायरेक्शन की, तो हर पॉइंट पर क्या होती है, चेंज होती है, तो वेरिएबल होती है। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोज करता हूं ये ऑब्जेक्ट यहां पे मूव कर रहा था, सिर्फ सेंटीपिटल फोर्स लग रही थी, इस पॉइंट पर इसकी जो स्पीड थी वो थी 10 मीटर पर सेकंड। और क्या हुआ स्टूडेंट, बड़े गौर से देखिए, इस वक्त अचानक इसकी मोशन की डायरेक्शन में, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, एक फोर्स एक्ट की, जिसे हम टेंजेंशियल फोर्स कह सकते हैं। अगर ये 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट की है, तो बताइए ये फोर्स क्या करेगी। जब भी फोर्स अलोंग द मोशन या वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को बढ़ा देती है। तो फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद इस फोर्स की वजह से जब ये यहां पे पहुंचेगा, तो उसकी स्पीड यकीनन 10 नहीं रही होगी, बढ़ जाएगी। सपोज करता हूं 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। स्टूडेंट्स जब इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगी, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक जो ही टेंजेंशियल फोर्स लगी, कौन सी फोर्स लगी, टेंजेंशियल फोर्स, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में इंक्रीमेंट आया। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो ही इंक्रीज होगी, तो एंगुलर स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। एंगुलर स्पीड इंक्रीज कर गई तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, और फिर एंगुलर स्पीड आप सब जानते हैं उसे अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया जाता है अपवर्ड, तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन भी अपवर्ड ही ली जाएगी, दोनों पैरेलल होंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने दोबारा रिकैप्चुलेट करवाया, लेकिन यहां पर सबसे अहम पॉइंट यह है कि मैंने आपको यह बताया कि एंगुलर स्पीड को सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज नहीं कर सकती। एंगुलर स्पीड को चेंज करने के लिए हमें एक टेंजेंशियल फोर्स चाहिए। टेंजेंशियल फोर्स मैग्नीट्यूड को, वेलोसिटी जब v को चेंज करती है, तो फिर ओमेगा चेंज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है स्टूडेंट। इसके अलावा अगर फोर्स
डायरेक्शन ऑफ मोशन में ना लगती बल्कि ऑपोजिट लगती तो फिर क्या होता, फिर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम हो जाती, एंगुलर स्पीड भी कम हो जाती, तब एंगुलर एक्सेलेरेशन को नेगेटिव लिया जाता, फिर आप इसको डाउनवर्ड लेते, तब दोनों का एंगल कितना बनता 180 डिग्री, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूं। स्टूडेंट्स, ये जो टेंजेंशियल फोर्स है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हम अच्छी तरह से जानते हैं, व्हेनेवर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। तो ये टेंजेंशियल फोर्स जो है ये अपनी ही डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, वो जो फॉर्मूला था ना A इज इक्वल टू आर एल्फा, ये बात मैंने आज आपके सामने प्रूव कर दी कि एल्फा का कोई भी कंसर्न सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स कभी भी एंगुलर स्पीड को चेंज नहीं कर सकती। जब तक एंगुलर स्पीड चेंज नहीं होती अल्फा प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये कौन सी एक्सेलरेशन है जिसने एंगुलर स्पीड को चेंज किया था? यकीनन ये वो जो फोर्स जो थी वो टेंजेंशियल फोर्स थी, और फिर एक्सेलरेशन कौन सी थी? दैट वाज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो A इज इक्वल टू आर एल्फा में हमारे पास जो A है इट इज नॉट सेंटीपिटल फोर्स, इट इज व्हाट? इट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये सेंटीपिटल फोर्स की वजह से सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ये टेंजेंशियल फोर्स की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं, फॉर्मूलाज आपने याद रखने। इसके अलावा याद रखिएगा सेंटीपिटल फोर्स सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है, जिसका फॉर्मूला था v स्क्वायर ओवर r, और v की जगह अगर मैं r ओमेगा पुट करूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या चीज आ गई? r ओमेगा स्क्वायर। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूलाज हैं। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को आप v स्क्वायर ओवर r भी लिख सकते हैं, और आप इसको r ओमेगा स्क्वायर भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो रेडियस के साथ इसका इनवर्स रिलेशन भी बन सकता है और डायरेक्ट रिलेशन भी बन सकता है, डिपेंड करता वो आपसे क्वेश्चन के नोयत का करेगा। इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आगे क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा। आइए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अपनी इस पूरी बहस में, जिसमें हमने ये देखा कि एंगुलर एक्सेलरेशन के पैदा होने के लिए एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना बहुत जरूरी है, और एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने के लिए वेलोसिटी की यानी v की मैग्नीट्यूड का बढ़ना या कम होना जरूरी है, जो सेंटीपिटल फोर्स नहीं कर सकती। तो फिर कौन सी फोर्स हमने लगाई थी? टेंजेंशियल फोर्स, और वहीं पर वजूद आया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। तो क्वेश्चन देखते हैं। अलोंग अ सर्कुलर पाथ अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय ओनली सेंटीपिटल फोर्स, यानी उसने अपने क्वेश्चन में ये लिमिट लगा दी कि एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, लेकिन उस पर लगने वाली जो फोर्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ सेंटीपिटल फोर्स है। Which of the following will be constant? बताइए इनमें से कौन सी चीज कांस्टेंट होगी? सेंटीपिटल फोर्स क्या कांस्टेंट होगी? सेंटीपिटल फोर्स के ऊपर वेक्टर ड्रॉ हुआ है, इसका मतलब वो वेक्टोरली बात कर रहा है। मैग्नीट्यूड की बात करता तो फिर तो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर ओवर r या mr ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट ही रहता। लेकिन चूंकि वेक्टर की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि ऑल्दो द सेंटीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, बट एट एवरी पॉइंट अगर आप उसको ड्रॉ करो तो वो पैरेलल नहीं हो सकते आपस में। तो ये तो वेरिएबल है बीटा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का भी वही कॉन्सेप्ट है, ये भी वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं रहता। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होती है, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को ना ज्यादा कर सकती है ना कम, मगर हर पॉइंट में उसकी क्या डायरेक्शन को चेंज करती है। तो ये चार्ली ऑप्शन भी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हर पॉइंट पे चेंज होती है। तो फिर कौन सी ऑप्शन है? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहता है हाफ m v स्क्वायर। v का स्क्वायर जो है वो असल में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को खत्म करके, ये वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है। तो स्पीड तो थ्रू आउट आपको पता है सेंटीपिटल फोर्स की वजह से क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी ना ज्यादा होती है ना कम होती है। हम ऑलरेडी अपने इससे पहले वाले यूनिट 2 में वर्क डन अलोंग सर्कुलर पाथ के बारे में देख चुके हैं कि सर्कुलर पाथ पर जब सेंटीपिटल फोर्स एक्ट करती है तो सेंटीपिटल फोर्स हर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर होने के से कोई वर्क नहीं कर सकती, और जब तक वर्क नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सा आंसर होगा? डेल्टा आंसर। अब स्टूडेंट्स इन सारे पॉइंट्स को रिकैप्चुलेट करते हैं, गौर से दिखेगा। इफ ओनली सेंटीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, तो वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है हर पॉइंट पर, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड होती है रिमेन्स कांस्टेंट, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। लेकिन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स द चेंजेस द डायरेक्शन एट ईच पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब सिर्फ सेंटीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होगी टॉर्क क्या होगा? बिल्कुल जीरो होगा। एंगुलर स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, चूंकि हमारे पास अल्फा यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि टॉर्क जीरो है, तो अल्फा भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो अल्फा जीरो होगा तो A इज इक्वल टू आर अल्फा में मैंने अभी आपको प्रूव किया
कि ये कौन सी एक्सेलरेशन हो सकती है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकती है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बुनियादी तौर पे 0 होती है, इसीलिए अल्फा 0 होती है, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं दोबारा आप लोगों के लिए एक दफा रिपीट कर रहा हूं कि अगर सपोज करें इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, सपोज करें 10 मीटर पर सेकेंड थी और इस पर सेंटीपिटल फोर्स एक्ट कर ही रही थी, लेकिन साथ ही एक टेंजेंशियल फोर्स लग गई, तो इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी और फिर क्या प्रोड्यूस होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसकी डायरेक्शन में कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, व्हेन टेंजेंशियल फोर्स एक्ट्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ टर्म दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी इंक्रीजेस, या इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, और क्या प्रोड्यूस होता है, अल्फा इज प्रोड्यूस। तो अल्फा की प्रोडक्शन के लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन की प्रोडक्शन के लिए सेंटीपिटल फोर्स का कोई भी कंसर्न, कोई रोल नहीं होता। तो किसका रोल होता है, रोल होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। तो क्वेश्चन देखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन पास पेपर से, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेशन इज अ मस्ट, यानी लाजमी होगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप, मेरे ख्याल में क्या होता है, जिन बच्चों ने ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ा होता वो अल्फा की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो ए इज इक्वल टू आर अल्फा में ए को सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मान रहे होते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने मेरा पूरा लेक्चर बड़ी डेप्थ में सुन लिया, अब उनके लिए कोई मुश्किल नहीं रहा कि एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने वाली एक्सेलरेशन कोई और नहीं बल्कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो बीटा इज बेसिकली द आंसर। जी स्टूडेंट्स, बाकी टॉपिक्स करने के लिए आइए अपने लास्ट बोर्ड की तरफ स्विच करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिलेशन। इस साल नेशनल एमडी कैट में हमारे पास एंगुलर क्वांटिटी और लीनियर क्वांटिटीज के रिलेशन के हवाले से वेक्टोरियल फॉर्म से कहा जाए तो ये सवाल पूछा जा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत गौर से आपने देखना। होता क्या है कि जो ही बच्चों को फिंगर टिप से, आप सब जानते हैं वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, तो जो ही अल्फा ऑप्शन में वो देखते हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखा होता है, वो सारे के सारे बच्चे कहा जाए वो इस ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इसका सही जो आंसर है वो क्या है, दैट इज बीटा, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब v हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है, दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है एंगुलर वेलोसिटी और द रेडियस ऑफ द सर्कल का। तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के लिए आसानी के लिए यहां पर ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। ये वो पॉइंट है जहां पर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पर मौजूद है, इसी वक्त मौजूद है। दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट विच इज ओवर हियर। अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं सर्कुलर पाथ पे किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे लीनियर वेलोसिटी को मालूम करना है तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। स्टूडेंट्स, एंगुलर स्पीड हमेशा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन ली जाती है, तो एंगुलर स्पीड हमारे पास इस डायरेक्शन में है। अगर मैं इसी को उठाकर यहां पे ड्रॉ कर लूं तो ये ब्लैक कलर के मार्कर में आप देख सकते हैं कि मैंने एंगुलर स्पीड की डायरेक्शन वही रखी है, हमेशा ये यहाँ पे भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ओमेगा आ गया। अब ये मेरे पास आर है, आर सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा, तो जब मैं आर को यहां पे ड्रॉ करता हूं, आप देख सकते हैं, तो इसको हम आउटवर्ड ड्रॉ करेंगे, दोनों वेक्टर्स की टेल ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, वी कॉल द फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल। तो जी मैं ओमेगा क्रॉस आर करता तो आप देख सकते हैं मेरा अंगूठा टेंजेंशियल वेलोसिटी ही की डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। इसका मतलब पता ये चला कि हमारे पास ये बेस्ट रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो आपने इसको याद रखना है। और यही वो बात थी जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले कर रहा था कि हमें जो v इज इक्वल टू आर ओमेगा दिया हुआ है, वो दैट इज बेसिकली जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉर्मूला। तो अगर मैं वेक्टोरियल फॉर्म लिखूं तो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, तो v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा आप नहीं लिखेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर लिखेंगे। सिमिलरली बाय वन गेट वन फ्री फॉर्मूला a इज इक्वल टू आर अल्फा को जब भी पेपर में पूछा जाएगा तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिलेशन। तो बच्चे क्या करते हैं, जिन बच्चों के पास बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, जिन्हें ये नहीं पता होता कि a इज इक्वल टू आर अल्फा में, मैं आपसे पूछता हूं a इज इक्वल टू आर अल्फा में एक्सेलरेशन कौन सी है? जी हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल नहीं है। लेकिन होता ये बच्चों ने बाज का बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती, उन्हें सही तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो वो इस एक्सेलरेशन को सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मानते हैं और तब वो फर्स्ट ऑप्शन
ए सी इज इक्वल टू आर क्रॉस अल्फा की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ए इज इक्वल टू आर अल्फा तो उन्हें वैसे ही याद होता है, या फिर वो चार्ली ऑप्शन की तरफ आते हैं, इज इक्वल टू आर अल्फा। इन्हें सबसे ज्यादा ईज चार्ली में लगती है। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन बाद स्टूडेंट कहते हैं कि हो सकता है यार बेस्ट यही है, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे तो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन ही होती है, और सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन के अल्फा के साथ ताल्लुक कोई भी नहीं होता। आप अच्छी तरह जानते हैं, आज हमने बड़ी डिटेल में बात देखी है। बहरहाल कौन सी ऑप्शन सही होगी आपको गैस हो गया होगा। हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बनती है, वो फिर बनती है डेल्टा, दैट इज इक्वल टू ए, जो कि असल में टेंजेंशियल है, मुझे टी ना भी लिखूं तब भी ये वही है। ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, अपने आर क्रॉस अल्फा नहीं करना। वही कॉन्सेप्ट होगा कि अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा अगर अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो यहां पे मैं ओमेगा की जगह अल्फा ड्रॉ कर सकता हूं, और वहां पे भी अगर हम देखें तो अल्टीमेटली मेरे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, आप सब जानते हैं टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स होती है, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की यही डायरेक्शन बनती है। जब मैं अल्फा क्रॉस आर करता हूं, आप देख सकते हैं मेरा थंब फिर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में ही है, तो बेस्ट आंसर कौन सा हो गया, दैट इज डेल्टा। स्टूडेंट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ आवर हैंड ऑफ वॉच इन रेडियन पर आवर। अब बात का क्या होता है, क्योंकि सर्कुलर पाथ की बात हो रही है, तो सर्कुलर पाथ में आपको पता है हमारे पास जो हमारी घड़ी होती है, वॉल क्लॉक होती है, उसमें हमारे पास सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ये तीन सुइयां चल रही होती हैं। इनके हवाले से उनकी अपनी अपनी स्पेसिफिक स्पीड है, उस स्पीड को डिफरेंट यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर का क्वेश्चन, नेशनल एमडी कैट का क्वेश्चन आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ आवर हैंड ऑफ वॉच इन रेडियन पर आवर, और डिफरेंट ऑप्शन है, इनमें से बेस्ट ऑप्शन चार्ली पाई/6 क्यू बनती है। जरा गौर से दिखेगा कि मैंने आप लोगों के लिए यहां पर एक घड़ी ड्रॉ की है। आप सब जानते हैं अगर आवर्स की बात की जाए तो कंप्लीट रोटेशन में एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है θ/t। एक कंप्लीट रोटेशन में जब ये पूरी रोटेशन कंप्लीट करेगी तो एंगल कितना बनेगा, 2π रेडियन। मैं इसको लिख सकता हूं, क्योंकि मैं रेडियंस में आंसर चाह रहा हूं रेडियन पर आर में, इसलिए मैंने इसको रेडियन में लिखा। अगर डिग्रीज होता तो आप सब जानते हैं मैं 360 डिग्री लिखता, अगर रेवोल्यूशन होता तो मैं इसको 1 रेवोल्यूशन लिखता। तो ऐसा भी मुमकिन है वो आपसे इसी सवाल को यूनिट्स चेंज करके पूछ रहे, तो आपने वही यूनिट पुट करने हैं जो कि उसने आपसे डिमांड की होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास क्वेश्चन की आंसर की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, लेकिन तरीका यही रहेगा, यही फॉर्मूला आप हमेशा यूज करेंगे, ओमेगा इक्वल टू θ/t। अब स्टूडेंट बात ये है कि जब ये कंप्लीट रोटेशन कर लेता तो बताइए कितने घंटे लगते हैं। तो आप सब जानते हैं कंप्लीट रोटेशन में 12 घंटे होते हैं। तो आपने ऊपर 2π रेडियन लिखा, नीचे 12 आवर, 2 1 2 2 6 12, तो आपके पास क्या आ गया, π/6 रेडियन पर आवर। तो आपसे चूंकि डिमांड की गई थी रेडियन पर आवर, अब आपने प्रैक्टिस करनी है सेकेंड हैंड, ऑब्वियसली मिनट्स हैंड के हवाले से उन्हें डिफरेंट यूनिट्स में आप पुट करके आप पहले से आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, और इनकी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हम आपको अपने टेस्ट में भी इनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाएंगे। स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं सेंटीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों के लिए पेश किए थे, F इज इक्वल टू mv²/r, जो बहुत फेमस फॉर्मूला है। सब बच्चों को सेंटीपिटल फोर्स की बात की जाए तो पहले जेन में फॉर्मूला जो आता है वो यही फॉर्मूला आता है mv²/r, जिसमें कहा जाए तो रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन दूसरा फॉर्मूला जो कि F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर है, कैसे आता है आप सब जानते हैं, mv²/r, v की जगह मैं r ओमेगा पुट कर दूं तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, r नीचे वाले r के साथ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mr ओमेगा स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला मैं आप लोगों को दोनों फॉर्मूला बता चुका हूं। वहीं से कैसे क्वेश्चन आते हैं ये देखते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन सेंटीपिटल फोर्स इफ रेडियस इज हाफ। अब होता क्या है, बच्चे ये टर्म नहीं देखते कि उसने ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट भी बोला हुआ है, बच्चे सिर्फ ये देखते हैं रेडियस को हाफ किया तो फौरन से पहले फॉर्मूला अप्लाई किया, F इज इक्वल टू mv²/r, और रेडियस के साथ इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो अगर रेडियस को हाफ किया तो फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स डबल हो जाएगी। वो डबल की तरफ जाते हैं और उन्हें पहली ऑप्शन अल्फा में ये चीज नजर आ जाती है। लेकिन ये ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट कहने का बुनियादी मकसद उसका ये था, वो ये कहना चाह रहा था कि आपने वो फॉर्मूला यूज करना है जहां पर ओमेगा इन्वॉल्व है। तो हम फॉर्मूला mv²/r इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर सेंटीपिटल फोर्स रेडियस के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, ओमेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इट वाज डिक्लेयर्ड एज टू बी कांस्टेंट। तो सेंटीपिटल फोर्स रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, बड़ा सिंपल हो गया। जब आपने रेडियस को हाफ किया था
सेंटीपिटल फोर्स भी क्या होगी हाफ, तो फिर कौन सा आंसर बना, दैट इज बीटा। तो हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना होता है, हमें देखना होता है कि हमें क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दी जा रही है, तो फिर उस ऑप्शन को देखकर कहा जाए कंडीशन होती हैं, हमें फिर फॉर्मूला डिसाइड करना होता है। तो आई होप कि आपको सेंटीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आप अब इंशाल्लाह कहीं पे भी ट्रैप नहीं होंगे। अब सिंपल क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन, हाउ विल बी द इफेक्ट ऑन सेंटीपिटल फोर्स इफ मास इज हाफ्ड बट रेडियस इज डबल्ड। अब देखिए मास की और रेडियस की बात की गई, लेकिन फिर कीवर्ड क्या बोला, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कीपिंग द स्पीड कॉन्स्टेंट। तो v का चूंकि जिक्र आ गया तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, mv स्क्वायर ओवर r। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m ओवर r हो गया, क्योंकि v तो कांस्टेंट है। तो मैस को आप क्या करें, मैस को आप हाफ कर रहे हैं, मैस m/2 आ जाएगा, और रेडियस को आप डबल करें, ये 2 नीचे आके 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 टू द 4। तो नई वाली जो फोर्स होगी वो पहले वाले से 4 गुना कम हो जाएगी, तो अल्फा वुड बी योर आंसर। जी डियर स्टूडेंट्स, अब अपने लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए आइए बोर्ड दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आइए बोर्ड दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड द वर्टिकल सर्कल। यानी हमें इस साल नेशनल एमडी कैट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कल दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं बड़ी डेप्थ में जाकर इन दोनों को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आप इनके सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। हॉरिजॉन्टल सर्कल मैंने आज बहुत दफ़ा ड्रॉ किया है। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है। फॉर एग्जांपल, आप किसी स्ट्रिंग से एक मास को टाई अप करके आप जब इस तरह से हॉरिजॉन्टली उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करवाते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनता है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में हमारे पास जो फोर्स होती है, टेंशन जो प्रोड्यूस करी होती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। हर पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है दैट इज ओनली सेंटीपिटल फोर्स mv स्क्वायर ओवर r। एक्सीलरेशन सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होती है अगर आप कहा जाए स्पीड को ज्यादा या कम ना करें, कांस्टेंट स्पीड पर वो मूव करे, तो वेलोसिटी सिर्फ अपनी डायरेक्शन में चेंज होगी, वेलोसिटी विक्टोरियली इक्वल नहीं होगी, मगर मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम। तो उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये आप बहुत दफा कर चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट वो चीज है जो आप बहुत आपने हार्डली अभी देखा होगा, दैट इज द वर्टिकल सर्कल। स्टूडेंट, अगर मैं किसी बॉल को स्ट्रिंग से टाई अप करके वर्टिकली मूव करवाऊं इस तरह से, तो वो जब ऊपर और नीचे जाएगा तो उसे ग्रेविटी में कहा जाए कभी ऊपर मूव करना पड़ेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, अभी ग्रेविटी के अलोंग मूव वो डाउनवर्ड आएगा। तो उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड में क्या होगी, चेंज होगी। हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू डिफर करेगी। इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, आइए देखते हैं। स्टूडेंट, सपोज करता हूं ये मेरे पास एक कर्व्ड सरफेस मौजूद है। जैसे आपको मालूम है बाज औकात हमारे पास एक होता है मौत का कुआं, जिसके अंदर लोग बाइक अपनी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो सपोज करता हूँ ये इसी तरह का हमारे पास एक सर्फेस डेवलप हुई है। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है और उस बॉल को मैं यहां से पुश करूं इस तरफ अलोंग द सरफेस, तो यकीनन इस पॉइंट पे मुझे इसे मैक्सिमम स्पीड देनी पड़ेगी ताकि वो अपना सर्कल कंप्लीट करे। फिर वो जब यहां पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड इतनी जरूर होनी चाहिए कि उसकी स्पीड 0 ना हो, वरना वो नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी स्पीड ऐसी नहीं चाहिए कि वो एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर सके। अगर आप याद करें तो हमारी टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें एक एरोप्लेन के बारे में बात की गई कि एयरक्राफ्ट जो है वो क्या करता है, वो एक वर्टिकल सर्कल बनाता है। तो बताइए वो लूप बनाने के लिए कि वो नीचे ना हिरे, उसे हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो आप सब जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या होती है, दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू √gr। ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जबकि r जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब स्टूडेंट्स, एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम नहीं होगी बल्कि मिनिमम होगी, मगर 0 नहीं होगी। और यहाँ पे स्पीड क्या होगी, यहाँ पे स्पीड को मैक्सिमम होना चाहिए। ये एक वर्टिकल सर्कल है। तो मैंने थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए वर्टिकल सर्कल को एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में प्लेस किया। अब मैं वर्टिकल सर्कल को इन एक्चुअल आपके सामने प्लेस कर रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। वर्टिकल सर्कल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ड्रॉ किए। आप ड्रॉन 4 पॉइंट्स, पॉइंट A, B, C एंड D। टेंशन चेंजेस एट ईच पॉइंट, यहाँ पे टेंशन हर पॉइंट पर चेंज होगी। आइए मैं आपको टेंशन हर पॉइंट पे कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूँ। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर
वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, W इज इक्वल टू mg, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। यहां पर सेंटीपिटल फोर्स आप सब जानते हैं टुवर्ड द सेंटर होती है, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग होगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर अगर मैं सेंटीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करना चाहूं तो सेंटीपिटल फोर्स मेरे पास क्या आ जाती है, इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर, यहां पे दैट इज द डिफरेंस ऑफ T माइनस mg। T माइनस mg क्यों, क्योंकि टेंशन अपवर्ड है और वेट डाउनवर्ड है। यहां से अगर मैं टेंशन को कैलकुलेट करूं तो T मेरे पास आ जाएगा सेंटीपिटल फोर्स प्लस mg, वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर, अगर कोई भी आपसे पूछे टेंशन की वर्टिकल सर्कल में क्या वैल्यू होती है लोएस्ट पॉइंट पर, तो दैट इज द सम ऑफ सेंटीपिटल फोर्स प्लस द वेट mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg। चूंकि एडिशन हो रही है तो ऑब्वियसली टेंशन यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आपने याद रख लेना है कि लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या होती है, मैक्सिमम। यहाँ पे स्पीड क्या होती है, मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं कि स्पीड मैक्सिमम होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी हम जस्ट टेंशन को देख रहे हैं स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट की, यानी मैं इस पॉइंट की अगर बात करूं तो पॉइंट बी पर हमारे पास वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन भी हमारे पास डाउनवर्ड है और सेंटीपिटल फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर मैं यहां से सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला राइट डाउन करूं तो सेंटीपिटल फोर्स मेरे पास क्या आ जाएगी, इट विल बी द सम ऑफ वेट प्लस टेंशन। तो टेंशन यहां से मेरे पास आ जाएगी Fc माइनस W, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पुट किया mv स्क्वायर ओवर r माइनस mg। तो आप देख सकते हैं कि जितना फैक्टर लोएस्ट पॉइंट पर mv स्क्वायर ओवर r में प्लस हो रहा था वेट की वजह से और टेंशन को बढ़ा रहा था, उसी फैक्टर उसी लिहाज से कहा जाए तो वो माइनस हो रहा है। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर अगर मैं एट पीक बात करूं तो मेरे पास टेंशन क्या होगी, दैट इज मिनिमम। और स्पीड क्या होती है, ऑलरेडी आप जानते हैं v इक्वल टू अंडर रूट GR होती है। ये कैसी आती है इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अगर इस पॉइंट पर बात की जाए तो इस पॉइंट पर हमारे पास जो सेंटीपिटल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन के इक्वल हो जाएगी, या टेंशन सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से एंगल 90 बनता है। तो यहां पर टेंशन आपके पास क्या हो जाएगी, mv स्क्वायर ओवर r। और सिमिलरली अगर यहां पर भी आप टेंशन की बात करें तो टेंशन आपके पास mv स्क्वायर ओवर r ही रह जाएगी। स्टूडेंट्स तो पॉइंट्स को रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। टेंशन चेंजेस एट ईच पॉइंट, टेंशन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। टेंशन मैक्सिमम कहां पर है, एट द लोएस्ट पॉइंट। टेंशन मिनिमम कहां पे है, एट द हाईएस्ट पॉइंट। एट द डी पॉइंट, डी पॉइंट की मैं बात करूं तो मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया, डी पॉइंट जो लोएस्ट पॉइंट था, टेंशन क्या आई थी, T इज इक्वल टू mv स्क्वायर प्लस mg। और इसका ऑपोजिट पॉइंट जो हाईएस्ट पॉइंट था वहां पे आप mg को mv स्क्वायर में से माइनस कर रहे थे। और बाकी पॉइंट ए और पॉइंट सी पर दैट वाज मेयरली T इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। आइए कुछ और पॉइंट्स देखने के लिए अपने लास्ट बोर्ड की तरफ स्विच करते हैं। जी स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, पॉइंट ए की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट ए ये वो पॉइंट है, यहां पे मैंने आपको बताया टेंशन क्या थी, mv स्क्वायर ओवर r। लेकिन अगर मैं डी और ए की बात करूं, ये वो पॉइंट है जो इन दोनों के दरमियान कहीं आ जाता है। तो वहां पे अगर आपको टेंशन को कैलकुलेट करना पड़ जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, गौर से दिखेगा। ये हमारे पास सर्कल का वो कर्व्ड पाथ छोटा सा हिस्सा मैंने ड्रॉ किया। इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन टुवर्ड्स, ऑब्वियसली साफ सी बात है। यहां पर अगर मैं बात करूं सेंटीपिटल फोर्स की, दैट इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, आप देख सकते हैं वेट का जो एंगल बन रहा है, मैं यहां पर डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की, एक्सिस ड्रॉ किया, वेट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो मैंने वेट का यहां पर जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो थीटा, वेट को उसके कंपोनेंट्स पे रिजॉल्व कर रहा हूं, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा Wy इज इक्वल टू mg साइन ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा Wx इज इक्वल टू mg कॉस ऑफ थीटा। तो सेंटीपिटल फोर्स यहां पर टेंशन और वेट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप सेंटीपिटल फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप टेंशन में से mg कॉस ऑफ थीटा को माइनस कर देंगे। सिमिलरली अगर यहां से मैं टेंशन को कैलकुलेट करना चाहूं तो एफसी ऐसे रहेगा, mg कॉस ऑफ थीटा वहां जाके
प्लस हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर प्लस एम जी कॉज ऑफ थीटा। तो मैं ये पता चला कि इन एक्सट्रीम पॉइंट्स के अलावा ए बी सी और डी जो हमारे पास कहा जाए 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स बनते हैं, उन पॉइंट्स के अलावा कोई भी ऐसा मिड में पॉइंट आ जाता है जहां पे एंगल थीटा बनता है, तो आप सिंपल फॉर्मूला टेंशन के लिए यूज कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर प्लस एम जी कॉज ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स अब स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर द स्पीड, ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम आपके लिए लेकर आए। एंटी टेस्ट में सबसे ज्यादा कामयाब वही लोग हो सकते हैं जिनके पास शॉर्टकट्स होते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर वर्टिकल सर्कल में अगर आपने स्पीड को कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला याद रखिएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 3gr माइनस 2gr कॉज ऑफ थीटा। g एक्सेलेरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है, r उस सर्कल का वर्टिकल सर्कल का रेडियस है, और थीटा क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थीटा है इट इज द एंगल बिटवीन टेंशन एंड वेट। आइए कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड मैक्सिमम थी, लेकिन क्या थी मैंने आपको बताया, मैं इंशाल्लाह आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। एट डी स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी आर। लेकिन ये कैसे आता है जरा गौर से देखिएगा। देखिए एट डी पॉइंट पे बात करूं तो टेंशन अपवर्ड है और वेट डाउनवर्ड है। एंगल कितना बना, एंगल बना दोनों का 180 डिग्री। इस एंगल को जो ही मैं यहां पे पुट करूंगा, वी ऐसे रहेगा इज इक्वल टू ऐसे रहेगा, अंडर रूट ऐसे रहेगा, 3gr ऐसे रहेगा, माइनस 2gr ऐसे रहेगा, लेकिन कॉस और थीटा गिरेगा कॉज ऑफ 180 आ गया। आप सब जानते हैं कॉज ऑफ 180 होता है -1, तो -1 ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा, तो 3gr प्लस 2gr कितना आ गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट 5gr इज इक्वल टू मैक्सिमम स्पीड। यहां पर एक बहुत अहम पॉइंट जो आपने याद रखना है, जो एंटी टेस्ट में से पूछा जा सकता है कि बताइए लोएस्ट पॉइंट पर, वर्टिकल सर्कल के लोएस्ट पॉइंट पर कम से कम कितनी रफ्तार होनी चाहिए कि वो सर्कल अपना कंप्लीट करेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू अंडर रूट 5gr। इससे कम नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता। तो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला व्हिच यू मस्ट रिमेंबर। तो अक्सर पेपर में आपको रेडियस दिया होगा और वो आपसे स्पीड की वैल्यू पूछा होगा, तो आप रेडियस की वैल्यू ट्रेस करेंगे, जी कितना होता है 10 होता है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, दैट विल गिव यू योर आंसर। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ये सारे पॉइंट्स आपके लिए पेपर में पूछे जा सकते हैं, देन यू मस्ट प्रैक्टिस देम। स्टूडेंट इसके बाद बात कर लेते हैं पॉइंट ए और सी की। आप सब जानते हैं पॉइंट ए और सी वो पॉइंट से जो कि यहाँ पे एक्सट्रीम पे थे, इस एक्सट्रीम पर था और एक इस एक्सट्रीम पे था। अगर मैं इनमें से किसी एक पॉइंट की बात करूं, जैसे पॉइंट ए की बात करूं, तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन चूंकि सेंटर की तरफ है, तो आप देख सकते हैं टेंशन और वेट का एंगल कितना बना, दैट इज 90 डिग्री। जो ही आप कॉज ऑफ 90 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो आपके पास अंडर रूट 3gr रह जाएगा। तो पता ही चला वर्टिकल सर्कल में ये जो एक्सट्रीम होती है अप एंड डाउन के अलावा, ये जो दो एक्सट्रीम होती हैं, इन दोनों पर स्पीड क्या होती है, अंडर रूट 3gr। लोएस्ट पे कितनी होती है, अंडर रूट 5gr। इन एक्सट्रीम्स पर क्या होती है, अंडर रूट 3gr। तो अब आपको याद हो जाना चाहिए और आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हाईएस्ट पॉइंट पर आपको जुबानी तो याद है, हमारी टेक्स्ट बुक में है कि वर्टिकल लूप को कंप्लीट करने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी होनी चाहिए, यस v इक्वल टू अंडर रूट gr। आइए मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाता हूं कि ये फॉर्मूला कितना जबरदस्त है। देखिएगा हाईएस्ट पॉइंट पर अगर बात की जाए, वेट भी डाउनवर्ड था, टेंशन भी डाउनवर्ड है, तो इन दोनों का एंगल कितना बना, दैट इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट 3gr माइनस 2gr कॉज ऑफ 0, कॉज ऑफ 0 होता है 1, तो क्या आया अंडर रूट 3gr माइनस 2gr अंडर रूट g ऑफ r। तो आई हैव प्रूव्ड इट दैट दिस फॉर्मूला इज एग्जैक्टली करेक्ट, क्योंकि इस फॉर्मूला से हमने सही वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। स्टूडेंट्स अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिकैपिटुलेट कर लेते हैं। एट लोएस्ट पॉइंट टेंशन क्या थी, मैक्सिमम, वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम। तो टेंशन वही मैक्सिमम होती है जहां पे स्पीड मैक्सिमम होती है। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम थी, स्पीड भी मिनिमम थी, लेकिन टेंशन हमने यहां पे 0 नहीं सपोज की। स्टूडेंट्स अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रीपिटल फोर्स के लर्निंग आउटकम्स के हवाले से नेशनल एमटीकैट को अगर पेश नजर रखा जाए तो आपने याद रखना है कि सर्कुलर पाथ पर, यानी कोई गाड़ी अगर टर्न ले रही है तो एक कर्व्ड पाथ बनता है, तो कर्व्ड पाथ पे अगर वहां पर उसे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मिलेगी रिक्वायर्ड, तो वो कभी भी टर्न नहीं ले सकती। देयर इज मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर द कार टू ओवरटर्न, वो ओवरटर्न हो जाती है। तो आपको जो चीज याद रखनी है वो ये चीज याद रखनी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर ओवर r वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय f into n।
ये हमारे पास एफ एन इसके इक्वल होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एम जी। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ से आपको डिफरेंट कैलकुलेशन वो आपसे पूछ सकता है। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसे आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन देखते हैं, विच इज ट्रू फॉर द सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स के लिए इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक है। डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओवर रेडियस, देखें डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया तो क्या चीज आ गई, एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये क्या है, ये सेंटीपिटल फोर्स ही तो है। इसका मतलब अल्फा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने इसको सिलेक्ट फॉरन नहीं करना, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूं, जब भी आपके पास डेल्टा ऑप्शन बोथ ए बी सी कुछ भी होगा तो आपने बड़े ध्यान से काम करना है। गौर से देखेंगे आप लिखा है बोथ ए एंड सी, तो चार्ली ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। पी मोमेंटम एम वी मल्टीप्लाइड बाय वी, एम वी इंटू वी एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास क्या चीज आ गई, दैट इज इक्वल टू द सेंटीपिटल फोर्स। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सी हुई, दैट इज डेल्टा। जी डियर स्टूडेंट्स, I hope that you people have learnt a lot. This was, although very small division, but a very important one. We have developed our concepts about all the linear and the angular quantities which are present in our syllabus of National Numeric Art. So wish you best of luck. Now मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।